हेलो फ्रेंड्स, कॉम्पिटिटर्स एकेडमी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जियो टेक्निकल इंजीनियर के बारे में। दोस्तों, तो जियो टेक्निकल इंजीनियर का काम क्या होता है? दोस्तों, आज इस टॉपिक के ऊपर हमारा डिस्कशन रहेगा और इसमें मैं पूरी तरह से आपको कई सारी इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताऊँगा जिससे आपको पता चलेगा कि अगर आप जियो टेक्निकल इंजीनियर बनना चाहते हैं, जो कि सिविल इंजीनियरिंग में ही अगर देखें हम, तो एक सब ब्रांच हो जाती है। जैसे हम सिविल इंजीनियरिंग पढ़ते हैं, तो सिविल इंजीनियरिंग के अंडर में दोस्तों अगर आप जो है एमटेक भी करना चाहते हो, तो दोस्तों जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग में एमटेक होती है। और एक जियो टेक्निकल इंजीनियर की काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है, जिस तरीके से एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर की होती है। तो दोस्तों, ये जो दो तरीके के इंजीनियर होते हैं, स्ट्रक्चरल और दूसरा जियो टेक्निकल, ये दोनों की जो है हर एक टॉप यूनिवर्सिटी जो होती है इंडिया की, जो भी आईआईटीज़ हैं दोस्तों, और कुछ रिकॉग्नाइज्ड कॉलेजेस हैं जहाँ से आप एमटेक करते हो तो बहुत फ़ायदा होगा। और दोस्तों, स्ट्रक्चर ब्रांच से तो सभी एमटेक करना चाहते हैं, लेकिन दोस्तों जियोटेक को फॉरगेट कर जाते हैं। जियोटेक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रीम होती है और जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग में जब आप दोस्तों एमटेक कर लेते हो तो उसके बाद में जियो टेक्निकल इंजीनियर बन जाते हो। और दोस्तों, जियो टेक्निकल इंजीनियर जो है कई तरीके के काम करता है, जो कि सॉइल स्ट्रेटा से डील करता है दोस्तों। तो जियो टेक्निकल इंजीनियर का काम क्या होता है दोस्तों, आज इसके ऊपर बात करते हैं। ठीक है, तो मैं आपको जो है कुछ इम्पोर्टेंट रिपोर्ट्स दिखाऊंगा दोस्तों, जिससे आपको ये एक अच्छा खासा आइडिया लग जाएगा कि जियो टेक्निकल इंजीनियर का मूलतः मेन रोल क्या रहता है और वो किस तरीके से सॉइल की प्रोफाइल को जो है समझता है और वो अपनी रिकमेंडेशन देता है उसके बेसिस पे। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और जानिएगा कि किस तरीके से आप सीख सकते हो जियो टेक्निकल के बारे में। और इस दिशा में अगर आप सोच रहे हो कि करियर बनाना है, तो जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग में कैसे करियर बना सकते हो। इसके लिए कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट फॉर्मूला नहीं है कि आपको एमटेक करना ज़रूरी होगा, लेकिन जो लोग एमटेक कर लेते हैं जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग से, वो उनको जो है दोस्तों इम्पोर्टेंस ज़्यादा दी जाती है। कई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट मिलते हैं, उसमें जियो टेक्निकल इंजीनियर्स की ही ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों, कई तरीके की वैकेंसीज़ भी निकलती हैं जहाँ पे जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग में जिन्होंने एमटेक की होती है, प्लस दोस्तों उनके पास कुछ रिलेवेंट एक्सपीरियंस होता है, उनको जो है काफ़ी तवज्जो मिलती है और बहुत अच्छा उनको पे स्केल भी मिलता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि कॉम्पिटिटर्स एकेडमी का टेलीग्राम चैनल है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उसको जा करके ज़रूर ज्वाइन करिएगा। लिंक इसका जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मैं आपको कॉम्पिटिटर्स एकेडमी का टेलीग्राम चैनल दिखा देता हूं। दोस्तों, यहाँ पे मैं बहुत सारी चीज़ें डालता रहता हूँ, पोस्ट करता हूँ। हमारी जो है दोस्तों स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की सीरीज़ भी चल रही है दोस्तों, जिसमें मैं पूरी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और इस तरीके से सिविल इंजीनियरिंग के डिफरेंट जो सब्जेक्ट्स हैं दोस्तों, वो सब कवर करूँगा। धीरे धीरे इन पे वीडियोस आती जाएंगी और ये आपके डिफरेंट गवर्नमेंट एग्जाम्स के प्रिपरेशन में हेल्प करेगी। इसके साथ ही दोस्तों, मेरी कोशिश ये है कि मैं आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर जो है सिविल इंजीनियरिंग की प्रैक्टिकल नॉलेज भी मिले आपको, और उसकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो, उसकी समझ बेहतर हो। तो इसके रिगार्डिंग जो भी बहुत अच्छे यूट्यूबर्स हैं जो काम कर रहे हैं, जिन्होंने अच्छी वीडियोस बनाई हैं, उनको भी मैं यहाँ पे शेयर करता हूँ आपके साथ में, ताकि आपकी नॉलेज जो है डिफरेंट जगहों की एक जगह पे मिलता जाए आपको कंटेंट, और काफ़ी हेल्प मिले आपको। तो कॉम्पिटिटर्स एकेडमी के टेलीग्राम चैनल, फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेजेस भी हैं दोस्तों, उनके साथ में जुड़ जाइए। तो चलिए दोस्तों, अब डिस्कशन को शुरू करते हैं और जानते हैं अब जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग में क्या क्या काम होता है। ठीक है, तो दोस्तों जियो टेक्निकल जो इंजीनियर होता है, वो मेनली दोस्तों जो डील करता है वो सब सॉइल स्ट्रेटा से डील करता है। अब देखिए दोस्तों, सब स्ट्रक्चर जो होता है, अगर हम देखें, ये एक स्ट्रक्चर है जो डेवलप होने वाला है, सुपर स्ट्रक्चर। उसके नीचे अगर स्ट्रेटा देखोगे तो यहाँ पे जो है ये आ गया ग्राउंड लेवल। ठीक है, तो ग्राउंड लेवल के नीचे का जितना भी पोर्शन है या जितनी भी कैलकुलेशंस हैं, वो सारी कैलकुलेशन, सारा कुछ काम जो है एक जियो टेक्निकल इंजीनियर करने वाला है। ये सारा काम जो है, इसमें
क्या क्या चीज़ें आती हैं उसके बारे में मैं बताऊंगा इस वीडियो में। ये वीडियो लंबी भी हो सकती है, लेकिन अगर आप सीखना चाहते हो, जानना चाहते हो, तो आप जो है इसको वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, ठीक है। अब देखो ये इस तरीके से कोई फाउंडेशन है, ठीक है, आइसोलेटेड फुटिंग है, ठीक है, एक एग्जाम्पल के तौर पे बना रहा हूँ मैं ये, ठीक है। ये एक कॉलम है और ये आइसोलेटेड फुटिंग है, ठीक है। ये जो है एक पर्टिकुलर डेप्थ मान लो 3 मीटर पे जाकर के इसको प्लेस किया गया है, ठीक है। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो ग्राउंड लेवल के नीचे का जितना भी पोर्शन है, इस सारे स्ट्रेटा को जो है समझना और इसकी रिकमेंडेशन देना जो है एक जियो टेक्निकल इंजीनियर का काम होता है। अब देखिए उसके लिए वो क्या करता है, जब प्रोजेक्ट जो है, प्रोजेक्ट का अप्रूवल हो जाता है और प्रोजेक्ट मिल जाता है किसी कंपनी को, तो वो कंपनी जो है एक जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन करवाती है। क्या करवाती है वो जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन करवाती है। अब उस इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या काम होते हैं, यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन के अंदर में क्या क्या काम होंगे। चूंकि ये एक इन्वेस्टिगेशन है तो पूरी तरह से जो है इसको समझा जाएगा सॉइल की प्रोफाइल को। तो उसके लिए कई तरीके के फील्ड एक्सपेरिमेंट कराए जाते हैं दोस्तों। क्या क्या करवाए जाते हैं, फील्ड एक्सपेरिमेंट कराए जाते हैं, नंबर 1। और नंबर 2 लेबोरेटरी के एक्सपेरिमेंट्स भी होते हैं जो कंडक्ट कराए जाते हैं। कौन कौन से कराए जाते हैं, फील्ड एक्सपेरिमेंट और लैब एक्सपेरिमेंट कराए जाते हैं। अब फील्ड जो एक्सपेरिमेंट या फील्ड टेस्ट बोल लो, उनमें दोस्तों मूल रूप से जो है या तो ट्रायल पिट्स करवाया जाता है। ट्रायल पिट्स में क्या होता है, गड्ढे खुदवा करके जो है, अगर आपको रॉक जो है कम डेप्थ पर ही मिल जा रही है तो आप ट्रायल पिट्स की मदद से जो है 2-3 मीटर 4 मीटर तक जो है एक गड्ढा खुदवाते हो और वहाँ से जो है सॉइल स्ट्रेटा जितना आपको जिस तरीके का मिल रहा है उसके सॉइल सैंपल्स को कलेक्ट कर लेते हो। तो ये एक तरीका होता है। और फील्ड एक्सपेरिमेंट में दूसरा तरीका होता है SPT, स्टैंडर्ड पेनेट्रेशन टेस्ट होता है दोस्तों। क्या होता है, स्टैंडर्ड पेनेट्रेशन टेस्ट होता है जिसका भी यूज़ किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों बोर होल्स का भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। बोर होल्स होते हैं, बोरिंग कराई जाती है दोस्तों, उसके थ्रू जो है 20 मीटर 30 मीटर के स्ट्रेटा तक अगर हमको नीचे जाना है और मान लो सिर्फ ज़मीन में सॉइल ही सॉइल मिल रही है, रॉक नहीं मिल रही है, तो हमको पाइल फाउंडेशन भी प्रोवाइड करनी पड़ सकती है। तो ये जो रिकमेंडेशन होगी ना कि ओपन फाउंडेशन प्लेस करनी है हमको या पाइल फाउंडेशन प्लेस करनी है, ठीक है। इन जनरल टर्म्स कहें तो शैलो फाउंडेशन प्रोवाइड करनी है या डीप फाउंडेशन प्रोवाइड करनी है। तो दोस्तों हमको जो है एक जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेटर या जियो टेक्निकल जो इंजीनियर है वही आपको रिकमेंडेशन देगा इसकी, ठीक है। फील्ड एक्सपेरिमेंट हो जाने के बाद दोस्तों हमको लैब एक्सपेरिमेंट्स की भी ज़रूरत पड़ती है। अब लैब एक्सपेरिमेंट्स के लिए क्या होता है, यहाँ फील्ड से जो भी है अलग अलग डेप्थ पर जो है हमें सैंपल्स मिल जाते हैं और उन सैंपल्स को जब हमने बोरिंग की तो 1.5 मीटर या 1 मीटर के नीचे ग्राउंड लेवल से जब हम जाते हैं तो दोस्तों हमको सैंपल मिलते जाते हैं और उन सैंपल्स को कलेक्ट करके हम उसको लैब में पहुंचा देते हैं, ठीक है। वो लैब में जब सैंपल्स पहुंचते हैं तो लैब में जाकर के उसके ऊपर सॉइल का स्पेसिफिक ग्रेविटी का भी टेस्ट होगा, वाटर कंटेंट का टेस्ट होगा, उसकी शेयर स्ट्रेंथ का टेस्ट होगा, ठीक है। उसके लिए डायरेक्ट शेयर या ट्राइएक्सियल शेयर टेस्ट का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो शेयर स्ट्रेंथ भी चेक करेंगे यहाँ पे। इसके अलावा और देखें तो दोस्तों बहुत सारे टेस्ट हैं वैसे तो जो कंडक्ट किए जाते हैं। अगर सैंपल जो है सॉइल है या फिर रॉक है, ठीक है, तो ये सॉइल बेस्ड टेस्ट भी होते हैं और रॉक बेस्ड टेस्ट भी होते हैं, ठीक है। ये लैब के अंदर होते हैं। शेयर स्ट्रेंथ के अलावा अब हम देखें तो परमिएबिलिटी की भी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। परमिएबिलिटी का भी टेस्ट होता है, जहाँ पे डी वाटरिंग का कंसेप्ट आता है वहाँ पे परमिएबिलिटी का टेस्ट भी होता है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों अगर देखें तो जो लैब में जो है दोस्तों MDD का टेस्ट होता है। MDD में क्या होता है, मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। ये निकाली जाती है मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी वर्सेस OMC जो है ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट का जो है कर्व बनाया जाता है। जो आपने कॉम्पैक्शन के टॉपिक में पढ़ा होगा, अगर सॉइल इंजीनियरिंग आपने पढ़ी है तो दोस्तों आपको पता होगा कि
MDD वर्सेस OMC का कर्व बनाया जाता है और उससे जो है मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी और ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट का पता चलता है। तो ये सब चीज़ें जो हैं दोस्तों कैलकुलेट की जाती है। इसके अलावा भी और भी टेस्ट होते हैं, मैं कभी आगे की वीडियो में जो है डिटेल में फील्ड टेस्ट, लैब टेस्ट को बताऊंगा कि ये किस तरीके से होते हैं, और ये जो है इनके रिगार्डिंग जो भी डीप थ्योरी होगी दोस्तों, उन सबको आगे की वीडियोज़ में भी कोशिश करूँगा प्रैक्टिकली आपको समझाने की, बताने की कोशिश करूँगा। अब मैं दोस्तों आपको जो है कुछ इम्पोर्टेंट जो है डॉक्यूमेंट हैं दोस्तों, उन पे ले जाना चाहता हूँ दोस्तों। तो वो मैं आपको बताता हूँ, जो मैंने जो है सेव कर रखी हैं, कुछ बेसिक जियोटेक्निकल रिपोर्ट्स हैं, ठीक है, जो कि आपको हेल्प करेगी ये समझने में कि किस तरीके से जियोटेक्निकल इन्वेस्टिगेशन होता है। अब देखो दोस्तों, ये एक वर्धा रोड ब्रिज प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो ये क्या है दोस्तों, एक ब्रिज है, मेजर ब्रिज बनेंगे, माइनर ब्रिज भी बनेंगे, एक बड़ा सा रोड है, रोड जा रहा है, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा सा इसकी एक पिक्चर बना के दिखा देता हूँ किस तरीके से होगा यहाँ पे। तो आप दोस्तों यहाँ पे देख पाओगे ज़्यादा बेहतर से, ठीक है। अब देखो, मान लो ये एक बहुत लंबा सा रोड है, ठीक है, एक ये लंबा सा रोड है कुछ 200 किलोमीटर का, ठीक है। इसके बीच में कई सारे बीच बीच के लोकेशन पे कहीं ब्रिज आएगा, माइनर ब्रिज आएगा, ठीक है। माइनर ब्रिज क्या होता है, मेजर ब्रिज क्या होता है, वो भी मैं आपको जो है आगे की वीडियोस में बताऊंगा, ठीक है। मेजर ब्रिज, माइनर ब्रिज, ठीक है। ये मेजर ब्रिज हो गया, ये माइनर ब्रिज हो गया। हो सकता है कलवर्ट भी बनाया हो, ठीक है। कलवर्ट्स जो हैं दोस्तों, कलवर्ट्स भी बनाया हो। कलवर्ट्स वो होते हैं जिनकी लेंथ जो है ना, स्पान लेंथ 6 मीटर से कम होती है, उनको दोस्तों कलवर्ट कहते हैं। जिनकी जो है 6 से लेके 60 मीटर होती है, उनको माइनर ब्रिज कहते हैं, और जिनकी ग्रेटर देन 60 मीटर होती है, उनको मेजर ब्रिज कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ये ब्रिज की वेराइटीज़ हैं दोस्तों, अलग अलग लेंथ के स्पान के हिसाब से जो है ब्रिज होते हैं, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों कलवर्ट्स है, कलवर्ट्स की भी टाइप्स हैं, और ब्रिज है तो ब्रिज की भी टाइप्स हैं। इन सबको हम जो है डिटेल में आगे की वीडियोस में देखेंगे। अभी आप ये समझिए कि इस तरीके से रोड के ऊपर अलग अलग लोकेशंस पे कुछ ये ब्रिजेस बनाने हैं हमको, ठीक है। इनका कंस्ट्रक्शन होगा फ्यूचर में, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये 0 से लेके कुछ 200 किलोमीटर डिस्टेंस पे है, ठीक है। तो रोड काफ़ी बड़ा है, बीच बीच में अलग अलग लोकेशंस पे ब्रिज आ रहे हैं। अब हमको ये बनाने होंगे, बनाएंगे तो पूरा स्ट्रक्चर बनेगा, एक बड़ा सा हेवी वेट स्ट्रक्चर बनेगा। तो आपने ब्रिजेस देखे ही होंगे, और वो ब्रिजेस में जो होते हैं, कई तरीके के ब्रिजेस होते हैं। व्हीकल अंडर पास भी होता है, ठीक है। VUP का मतलब होता है व्हीकल अंडर पास। आप अपने नोट्स में जो है लिखते जाइए इन सब चीज़ों को, ये आपके जो है काम आएंगी, ये सब चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ, अगर आप प्रैक्टिकली ये सब काम करोगे। अब क्या होगा, जो भी ब्रिज बनेगा ना, जो ब्रिज बनेगा दोस्तों, उस ब्रिज में जो है ये ब्रिज कुछ इस तरीके का होगा। आपने देखा होगा आमतौर पे, आप इस तरीके से आते जाते हो, ठीक है। ऊपर से जो है रोड पास हो रहा होता है, ठीक है, रोड पास हो रहा होता है। तो ये ब्रिज जब बनता है दोस्तों, तो यहाँ पे जो है ये काफ़ी जो है हैवी वेट जो है स्ट्रक्चर्स बनते हैं, इनको बोलते हैं अबटमेंट्स बोलते हैं। तो दोस्तों ये अबटमेंट्स, और कई सारे बीच बीच में पायर भी बनते हैं दोस्तों, कई तरीके के। अगर मान लो कोई रिवर पास हो रही है, यहाँ से रिवर भी पास हो सकती है, ठीक है, तो रिवर ब्रिज हो जाएगा ये, ठीक है। तो मैं बहुत सारी टाइप के ब्रिज हैं, वो आपको कभी बाद में बताऊंगा। अगर आप इनको पढ़ना चाहते हो ब्रिजेस के बारे में, तो दोस्तों IRC 5 नाम से जो है कोड है, IRC 5 है, ठीक है। इसको पढ़ लीजिए, आपको ब्रिजेस की अच्छी नॉलेज हो जाएगी। ब्रिजेस को अच्छे से समझना चाहते हो, बहुत प्यार से, बहुत सिंपल लैंग्वेज में जो है ब्रिजेस को समझा रखा है IRC 5 में। इसको जाकर के आप जो है नेट पे सर्च करोगे, गूगल पे, आपको PDF मिल जाएगी, उस PDF को डाउनलोड कर लेना, ठीक है। अब देखो, ये जो रिपोर्ट मैं बता रहा हूँ, वो एक तरीके से ये वर्धा प्रोजेक्ट की रिपोर्ट है एक तरीके से, ठीक है। अब ये जो है, इसमें तो जो है लेंथ दे रखी है, डिज़ाइन लेंथ 59 किलोमीटर का बता रखा है, और ये कोई नेशनल हाईवे 361 पे है, ठीक है।
जो जियो टेक्निकल इंजीनियर होता है या जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेटर बोल लो, जो भी कहना है आपको, तो उसका काम क्या होता है? उसका काम ये होता है कि इस तरीके से रिपोर्ट को जो है डिज़ाइन करता है, वो रिपोर्ट बनाता है, वो पूरी ये रिपोर्ट प्रिपेयर करता है। ठीक है, ये रिपोर्ट आप देख सकते हो, ये जियो टेक्निकल रिपोर्ट है दोस्तों। क्या है ये? जियो टेक्निकल रिपोर्ट है, आप यहाँ देख सकते हो। और इसमें कई तरीके के जो है ब्रिजेस की कैटेगरी है, जैसे कि MNB मतलब माइनर ब्रिज, मेजर ब्रिज, और ये व्हीकल अंडरपास है। इस तरीके से ये रोड ऑन ब्रिज है। ठीक है, तो ये बहुत सारे तरीके के वैरायटी के ब्रिज है। अब ये रिपोर्ट है 390 पेज की। ये एक पूरे बड़े प्रोजेक्ट के अंदर बहुत सारे अलग अलग ब्रिजेस आए और उन ब्रिजेस पर जो है जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट बनी है और उन सबको जो है यहाँ पे बताया गया है। तो एक रिपोर्ट इस तरीके से जो है बनानी होती है आप लोगों को। ठीक है, तो ये रिपोर्ट जो है आपको कहीं ना कहीं नेट पे अगर आप ढूंढोगे तो आपको मिलेगी ये रिपोर्ट। और नेट पर जो है कई तरीके की रिपोर्ट्स मिल जाएंगी आपको। जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट आप डाल करके सर्च कर सकते हो, तो आपको जो है कोई ना कोई PDF मिलेगी, फिर आप उससे समझ सकते हो। करीब करीब सभी रिपोर्ट्स जो होती है इन्वेस्टिगेशन की वो सिमिलर टाइप की सी की होती है। ठीक है, तो इनका फॉर्मेट कैसा होता है? तो देखो, सबसे पहले स्कोप ऑफ वर्क जो होता है ना, यहाँ पे डिफाइन किया जाता है। क्या डिफाइन किया जाता है? कि हम काम क्या करने जा रहे हैं, हम आखिर करने क्या जा रहे हैं प्रोजेक्ट में। तो स्कोप ऑफ वर्क डिसाइड किया जाता है। तो उस स्कोप ऑफ वर्क में जो होता है कितने हमको टेस्ट करने हैं, क्या करना है, कितने बोर होल्स है। बोर होल्स वो लोकेशन होती है, अब मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बताया, ये पूरा मेजर माइनर ब्रिज बनेगा, ये मेजर ब्रिज बनेगा। तो जो माइनर ब्रिज होगा ना, वहाँ पे जो है कई सारे क्या होंगे, पायर्स होंगे। क्या होंगे? इसको थोड़ा सा हम बड़ा करके दिखाते हैं, यहाँ पे रेड पेन का यूज़ करते हैं। अब मान लो ये ब्रिज बनेगा इस तरीके से। ठीक है, ये ब्रिज बनेगा, काफ़ी बड़ा सा बनेगा ये। ठीक है, अब उसके बीच में कई सारे बीच बीच में पायर्स भी होंगे। ठीक है, तो क्या होगा, ये एक तो अबटमेंट लेवल जो होता है ना, यहाँ पे हमको जो है एक बोरिंग करनी पड़ेगी और बोरिंग करके हम जो है टेस्ट सैंपल लेते हैं। यहाँ पे जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन करते हैं हम और टेस्ट सैंपल लेते हैं 5 मीटर की डेप्थ तक जा करके। अगर हमको 5 मीटर पर रॉक मिल जाती है 4-5 मीटर पे, तो हम जो है वहीं तक सैंपल लेते हैं जहाँ तक रॉक का हार्ड स्ट्रेटा मिल जाता है। ठीक है, और अगर हमको रॉक नहीं मिल रही है तो हम फिर 20 मीटर की डेप्थ तक जाते हैं दोस्तों। और कभी कभी केसेस ऐसे आते हैं कि हमको 30 मीटर की डेप्थ तक भी जाना पड़ता है। ठीक है, क्ले स्ट्रेटा मिल रहा है हमको, सिर्फ क्ले ही क्ले मिल रही है पूरे जोन में, तो हमको क्ले या फिर जो है सैंडी स्ट्रेटा है। ठीक है, तो हमको जो है स्ट्रेटा को समझ के उस हिसाब से डेप्थ पे जाना पड़ता है। और ये जो अलग अलग पायर्स है दोस्तों, इनके ऊपर भी आपको हर एक पायर के ऊपर बोर होल करना होता है। ठीक है, बोर होल मतलब एक पास की लोकेशन पे, जहाँ पे मैप में हमारे एक आसपास की जो भी लोकेशन होती है वहाँ पे बोर होल करते हैं। बोर होल जो है बाद में फिलअप हो जाता है। ठीक है, लेकिन उस जगह पे जो है आप जाकर के जो है पूरा इन्वेस्टिगेशन करते हो और पूरी सॉइल की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, सॉइल की स्ट्रेंथ कैसी है, इसको जो है फील्ड टेस्ट, जो कि हम दोस्तों ये जो बोरिंग के टेस्ट कर रहे हैं हम, जिसमें हम SPT कर रहे हैं, या तो उसका यूज़ करेंगे फील्ड टेस्ट का, या फिर दोस्तों हमारे पास और भी कई तरीके के फील्ड टेस्ट होते हैं, जैसे स्टैटिक कॉन पेनेट्रेशन टेस्ट भी होता है। मैं नाम लिख देता हूँ यहाँ पे, क्या नाम है, स्टैटिक कॉन पेनेट्रेशन टेस्ट। ठीक है, जो भी टेस्ट है दोस्तों, इन सब से हमको क्या मिलता है, इन सब से अल्टीमेटली हम जो है शेयर स्ट्रेंथ पता करने की कोशिश करते हैं, जो सॉइल के अंदर शेयर स्ट्रेंथ है। शेयर स्ट्रेंथ एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स पैरामीटर होता है दोस्तों। उससे हम जो है शेयर स्ट्रेंथ पैरामीटर C और फाई का पता करते हैं। क्या पता करते हैं? C और फाई जो होता है कोहेजन होता है, और कोहेजन के अलावा दोस्तों एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन होता है। ठीक है, तो इसका पता करके हम क्या करते हैं, जब हमको इसका पता चल जाता है तो दोस्तों इससे हम जो है डिज़ाइन कर पाते हैं, हम पता कर पाते हैं बेरिंग कैपेसिटी के बारे में। सेफ बेरिंग कैपेसिटी, ये जो है कुछ चीज़ें हैं दोस्तों जो आपको ध्यान रखनी है। ये हमारा अल्टीमेट उद्देश्य होता है दोस्तों, पता करना। ये एक जियो टेक्निकल इंजीनियर का काम होता है कि वो जो है सेफ बेरिंग कैपेसिटी निकाल के दे। अगर वो जो है सेफ बेरिंग कैपेसिटी जैसे निकाल के देगा, पर्टिकुलर ये इन अलग अलग बोर होल्स पर जो है किसी एक पर्टिकुलर डेप्थ पे जाकर के हम जो है
एक डिज़ाइन करते हैं यहाँ पे बेयरिंग कैपेसिटी को, ठीक है। हमको बेयरिंग कैपेसिटी जब पता चल जाएगी, वो कैलकुलेट हो जाएगी, हम उसकी पूरी चार्ट और मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि वो शीट प्रिपेयर करेंगे। तो दोस्तों उसके बाद में का काम शुरू होता है स्ट्रक्चरल इंजीनियर के हाथ में, ठीक है। तो जब जियो टेक्निकल ये इन्वेस्टिगेशन पूरा होता है तो हमारे पास में सेफ बेयरिंग कैपेसिटी आ चुकी होती है, और जो जियो टेक्निकल इंजीनियर है वो अपनी तरफ से जो है रिकमेंडेशन दे देता है कि आपको ओपन फाउंडेशन बनानी है। ओपन मतलब शेलो फाउंडेशन कह सकते हो आप, ओपन फाउंडेशन या शेलो फाउंडेशन, या फिर आपको जो है पाइल फाउंडेशन बनानी है, ठीक है, पाइल फाउंडेशन बनानी है। ये सबकी रिकमेंडेशन जो है एक जियो टेक्निकल इंजीनियर देता है, किस बिहाफ पे, सेफ बेयरिंग कैपेसिटी के बिहाफ पे। लेकिन इसके बाद का जो काम होता है वो स्ट्रक्चरल इंजीनियर के हाथ में आ जाता है। अब स्ट्रक्चरल इंजीनियर इन सेफ बेयरिंग कैपेसिटी और ये जो पूरा एनालिसिस हुआ, इसको ध्यान में रख करके दोस्तों आगे का जो फर्दर काम होता है, आगे का जो एक्शन होता है पूरा ब्रिज डिज़ाइन करने का, वो ब्रिज हो या कोई सा भी स्ट्रक्चर हो सकता है, वो दोस्तों ब्रिज ही नहीं दोस्तों, ये अगर आप हाई राइज बिल्डिंग बनाना चाहते हो तो वहाँ पे भी ऐसा ही प्रोसीजर करना पड़ेगा। लेकिन मैं यहाँ पे मूल रूप से दोस्तों ब्रिज प्रोजेक्ट्स के रिगार्डिंग जो है चीज़ों को बता रहा हूँ, क्योंकि मैं इनसे एसोसिएटेड हूँ राइट नाउ। तो दोस्तों ये जो चीज़ें हैं आपको काफ़ी हेल्पफुल होगी सेफ बेयरिंग कैपेसिटी कैलकुलेशन में। अब तक जो मैंने प्रोसेस बताया ये सब अल्टीमेटली काम होता है एक जियो टेक्निकल इंजीनियर का, ठीक है। अब देखो मैं आपको रिपोर्ट पे ले चलता हूँ और रिपोर्ट का ओवरव्यू दे देता हूँ कि रिपोर्ट के अंदर में आखिर क्या क्या होता है। तो रिपोर्ट में एक तो स्कोप ऑफ वर्क होता है, मतलब हम क्या क्या काम करने वाले हैं। तो पहला काम तो वही है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सनल प्लांट इक्विपमेंट। इसके बारे में मैं बाद में आपको डिटेल में बताऊंगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसमें यही बता रखा है कि आपको जो है फील्ड टेस्ट में क्या करना है और कितनी लोकेशन पे आपको बोरहोल करना है और कितना जो है आपको डेप्थ पे बोरहोल करना है, और दोस्तों जो सैंपल्स लेने हैं वो कौन कौन से टेस्ट के लेने हैं। अब देखो सॉइल और रॉक के जो मैंने आपको सैंपल्स बताए थे, तो इसमें देखो सीव एनालिसिस, नेचुरल मॉइस्चर कंटेंट, बल्क डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, अटरवर्स लिमिट, LLPL बोलते हैं इसको, लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट दोस्तों, वो कैलकुलेट करनी होती है। और ये सारे टेस्ट जो है आपकी लेबोरेटरी में परफॉर्म होते हैं, ठीक है। शेयर स्ट्रेंथ टेस्ट हो गया, स्वेलिंग प्रॉपर्टीज़ का टेस्ट हो गया, ठीक है। तो ये जितने भी टेस्ट है दोस्तों ये परफॉर्म होते हैं सॉइल के ऊपर, और ये रॉक के ऊपर परफॉर्म होते हैं। रॉक में कौन कौन से होते हैं, तो वाटर एब्जॉर्प्शन, स्पेसिफिक ग्रेविटी, पोरोसिटी, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, कोर रिकवरी, RQD और पेट्रोग्राफी, ठीक है। तो ये सब टेस्ट परफॉर्म होते हैं रॉक में। फिर फील्ड एक्सप्लोरेशन होता है दोस्तों, ये फील्ड पे जो ड्रिलिंग होती है, सैम्पलिंग होती है और कंडक्टिंग फील्ड टेस्ट होते हैं, ठीक है। तो फील्ड रिलेटेड जितने भी टेस्ट होते हैं वो फील्ड एक्सप्लोरेशन में होते हैं। फिर बोर होल की ड्रिलिंग होती है दोस्तों। जब बोर होल की ड्रिलिंग होती है, मैं बाद में कभी आपको इनको डिटेल में एक एक चीज़ को बताऊंगा। सैम्पलिंग होती है, ये सारे टेस्ट हैं, इसके बारे में एक बेसिक आपको बताया गया है यहाँ पे कि क्या क्या होता है टेस्ट के अंदर में, ठीक है। और फिर इस तरह से ये रिपोर्ट तैयार की जाती है, और अल्टीमेटली जाके हम जो है ये बेयरिंग कैपेसिटी का फॉर्मूला लगाते हैं, जो कि आपने जो है तरजागी की बेयरिंग कैपेसिटी के फॉर्मूले पढ़े होंगे। लेकिन दोस्तों तरजागी के फॉर्मूलेज जो हैं वो आउटडेटेड हैं, कुछ नए तरीके से जो है फॉर्मूलेज हैं जो कि हम IS कोड 6403 का यूज़ करते हैं यहाँ पे, जो कि आप यहाँ देख सकते हो 6403 जो IS कोड है इसका यूज़ करते हैं। और डायरेक्ट शेयर टेस्ट से जो है 2720 जो IS कोड है दोस्तों, उसमें जो डिटेल दी गई है डायरेक्ट शेयर टेस्ट की, वो उससे जो है हम C5 की वैल्यूज़ को कैलकुलेट करते हैं, या फिर हम ट्राइएक्सियल कंप्रेशन टेस्ट का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो जो भी है दोस्तों इसके बारे में कभी बाद में और डिटेल में बताऊंगा मैं आपको। इस तरह से हमको जो है बेयरिंग कैपेसिटी पता चलती है, और बेयरिंग कैपेसिटी जब हमको पता चल जाती है, चाहे वो सॉइल के ऊपर हो या फिर हमारी जो है दोस्तों रॉक के ऊपर हो, ठीक है। तो हम बेयरिंग कैपेसिटी कैलकुलेट करके जो है स्ट्रक्चरल इंजीनियर को अपनी रिपोर्ट सौंप देते हैं, और ये पूरी इस तरीके से रिपोर्ट बनती है। ये तो दोस्तों कंप्लीट रिपोर्ट है, इसलिए 290 पेज की है। लेकिन अगर यही रिपोर्ट दोस्तों सिर्फ एक ही बोर होल के लिए होती, तो सिर्फ एक बोर होल अगर हम बनाते हैं या एक जो है गड्ढा करके जो भी है हम ट्रायल पिट बना करके अगर हम टेस्ट कंडक्ट कराते तो छोटी रिपोर्ट बनती, ठीक है, उस केस में। तो ये जो है बोर होल के लोकेशन सब कुछ बताया जाता है, डेप्थ ऑफ बोर होल,
रोल और ये रिड्यूस लेवल RL लेवल निकाला जाता है। ये आपको पता होगा, ये सर्वेइंग का कंसेप्ट होता है रिड्यूस लेवल का। और ये नंबर ऑफ लोकेशन होती है A1 P1 P2 P3 A2। इसका मतलब होता है कोई एक ये ब्रिज बना हुआ है जिसमें 3 पायर्स हैं और दोस्तों 2 अबटमेंट्स है, ठीक है, A1 है और A2 है, ठीक है। तो इससे जो है आपको पता चल जाएगा कि 5 बोर होल्स हैं, 5 बोर होल की लोकेशन पे जो है आपको जाकर के बोर होल करना है और उसका जो है डेटा जो है कलेक्ट करना है, ठीक है। तो इस तरीके से बोर होल नंबर, ये सब चीज़ें होती हैं और इस तरीके से एक जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट तैयार की जाती है। और इसमें जो है ये कुछ बियरिंग कैपेसिटी की कैलकुलेशन है जो दिखाई गई है। आमतौर पे ये कम ही दिखाई जाती है दोस्तों, बेयरिंग कैपेसिटी की कैलकुलेशन। इसके बदले में जो है फॉर्मूला देने के बाद में जो है एक टेबल बना दी जाती है और अलग अलग लोकेशन पे जो है बेयरिंग कैपेसिटी की कैलकुलेशन हो जाती है। अब क्या होता है इसमें दोस्तों, जो फील्ड प्रोग्राम ऑफ टेस्ट होता है उसमें ये बोर लॉग की रिपोर्ट बनती है। जब फील्ड पे जाते हैं तो इस तरह से अलग अलग डेप्थ पे जाते हैं हम, और इस डेप्थ पे जाके जो है हम ये चेकआउट करते हैं कि अलग अलग डेप्थ पे कौन सा सॉइल स्ट्रेटा आ रहा है और हमने कौन सा फील्ड टेस्ट अप्लाई किया है और हम अपने रिमार्क्स दे देते हैं। इस तरीके से दोस्तों हम जो है फील्ड एक्सपेरिमेंट का जो है फील्ड प्रोग्राम ऑफ टेस्ट कंडक्ट कराते हैं। इसके बाद में दोस्तों हम लेबोरेटरी प्रोग्राम करवाते हैं। उसमें अलग अलग जो लेवल पे सॉइल निकाली गई है दोस्तों, जैसे 1 मीटर नीचे, 2 मीटर नीचे, 3 मीटर नीचे, 4 मीटर, 4.5, 5.5 मीटर, ठीक है। तो अलग अलग डेप्थ पे या जैसे जहाँ पे चेंज हो जाता है स्ट्रेटा, वहाँ पे हम जो है सॉइल सैंपल कलेक्ट कर लेते हैं और उनको जो है लेबोरेटरी में भेज देते हैं और वहाँ पे जो है ये सारे टेस्ट कंडक्ट होते हैं, जैसे नेचुरल मॉइस्चर कंटेंट, डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, पार्टिकल साइज एनालिसिस, अटर बर्स्ट लिमिट, ये आप देख सकते हो, ठीक है। ये लैब टेस्ट के बाद में जो है रिजल्ट ऑफ SPT, ये सब चीज़ें जो है इस तरीके से रिपोर्ट पूरी प्रिपेयर की जाती है और एक फाइनल जो है शीट बनाई जाती है, समरी ऑफ जियो टेक्निकल एक्सप्लोरेशन। तो इस पे जो है जितने भी फील्ड टेस्ट और जितने भी दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे जो लेबोरेटरी के टेस्ट हैं उन सबको एक जगह पे प्लॉट किया जाता है और इसके बाद में जो है फाइनली जो है बेयरिंग कैपेसिटी कैलकुलेट करके जो है बता दी जाती है दोस्तों स्ट्रक्चरल इंजीनियर को। और कई जगहों पे ये भी होता है कि जियो टेक्निकल इंजीनियर जो होता है, जो बेसिक कंपोनेंट है, फाउंडेशन हुई, उन सब की भी डिज़ाइन करके जो है प्रोवाइड कर देता है स्ट्रक्चरल इंजीनियर को। फिर बाकी का काम स्ट्रक्चरल इंजीनियर करता है, कॉलम बनाना हुआ, बीम हुआ, ठीक है, और किस तरीके से जो है उसको स्लैब डालनी है, किस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा, वो सब वो काम करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों ये पूरा प्रोसेस होता है जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन का। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको काफ़ी कुछ इस वीडियो से समझ में आया होगा। आप हमारे जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसके अलावा दोस्तों इसी तरीके के फ्यूचर में वीडियोज़ हम लाने की कोशिश करेंगे ताकि आपको जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग के बारे में काफ़ी कुछ सीखने को मिले। जो भी चीज़ें मैं अपनी तरफ से सिखा सकता हूँ दोस्तों, वो सब आपको जो है कॉम्पिटिटर्स अकेडमी के चैनल पर सिखाने की कोशिश करूंगा। आप हमारे दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाइए ताकि मैं आपको ऐसे लिंक पोस्ट करता रहूंगा जिससे आपको जो है हेल्प मिलेगी एक बेहतर सिविल इंजीनियर बनने में, ठीक है। तो दोस्तों अभी वीडियो को एंड करता हूं। अगर आपने वीडियो को अभी तक देखा दोस्तों तो उसके लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।